सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग के लिए बड़ा धचका है, लेकिन इससे बड़ा धचका यह है इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। वाक़िफ़ाने हाल का दावा है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सच यह है कि इस शिकस्त ने पार्टी क़यादत में खलीज को वाज़े कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज ग्रुप इस शिकस्त का जिम्मेदार बराह रास्त मरियम नवाज और इनके बयानी को समझता है। इसी से दिल बर्दाश्ता होकर शहबाज शरीफ गोशा नशीन हुए, आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में बिल्कुल शिरकत नहीं की और नतीजा यह निकला कि नून लीग को ले डूबी। लेकिन लंदन बैठे हुए नवाज शरीफ को यह रिपोर्ट भिजवाई गई है कि बदतरीन धांधली करके नून लीग को हराया गया, इसीलिए उन्होंने इस मुबैना धांधली को बेनकाब करने का हुक्म जारी किया, जिस पर मरते क्या ना करते के मिस्दाक नून लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इदारों को फिर तनकीद का निशाना बनाया और धांधली के शवाहिद भी पेश किए। लेकिन ये शवाहिद कितने ठोस और मजबूत हैं, इसका अंदाजा इस बात से कर लें कि खुद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को भी इन पर एतमाद नहीं। इसलिए उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कहा है कि इन्हें ठोस शवाहिद भिजवाएं, ठोस, क्योंकि इसके बगैर एहतजाज के लिए जाना बेकार होगा। देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम को लेकर नून लीग क्या फैसला करती है, एहतजाज की तरफ जाती है या फिर खामोशी इख्तियार की जाती है, मज़ामत के बयानी को जारी रखा जाता है या फिर मुफाहमत की तरफ वापसी होती है। आज़ाद कश्मीर के बाद आज नजरें सियालकोट पर लगी हैं, जहां पंजाब असम्बली की एक नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। पोलिंग के बाद गिनती जारी है। यह नशिस्त नून लीग के रहनुमा खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल की वजह से खाली हुई। यहां भी शेर और बल्ले में कांटे का मुकाबला है। यह महाज किसके नाम रहता है, देखना यह भी अहम है कि क्या यहां हारने वाला शिकस्त कबूल करता है या फिर धांधली के इल्जाम का शोर सुनाई देता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद नून लीग की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और आज हमें गुलाम मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे इस बात से ब्यूरो चीफ हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ तो इसका मतलब है मान ही नहीं रहे, उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को कहा है ठोस सबूत है तो फिर बात होगी। ये तो बात आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक बात हुई है कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी इस्तीफे दे दो या बनो ही ना हिस्सा, ये जो 6 लोग जीते ये भी ना जाएं। राजा फारूक हैदर वहाँ पर अड़ गए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये हम खुला मैदान नहीं छोड़ सकते। तो ये तो मामला ऐसे लग रहे हैं कि लोग खड़े होने लगे नवाज शरीफ के आगे। उसामा साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, ये जो मुज़ामती ग्रुप और मुफाहमती ग्रुप है ये ऐसे नहीं बन गए, इसमें वाकई बड़ी ग्रुपिंग है और PMLN की मेजॉरिटी, बहुत सारे मेरे सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस आप देखेंगे पीछे हट गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहाँ है, उसके बाद ख्वाजा साद कहाँ है, बड़े बड़े जो नाम हैं वो आपको नज़र ही नहीं आ रहे। राना तनवीर कहाँ पर हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। असल में जो लोग हैं नून लीग के जो सीनियर लीडर्स हैं बशमूल शहबाज शरीफ, वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ जो नून लीग के सदर हैं उनको फ्री हैंड दें और वो अपने जो उनका मुफाहमत का जो नज़रिया है उसको आगे लेके चलें। मरियम को इम्पोज किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से। आपको पता है कि शहबाज शरीफ का जो सारा शेड्यूल था आज़ाद कश्मीर का वो जारी हो चुका था। शहबाज शरीफ जो थे वो तैयारी कर रहे थे कि वो जाएंगे वहाँ पर कैंपेन चलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने मरियम को उसमें डाला। जब मरियम दरमियान में आई तो शहबाज शरीफ पीछे हट गए कि ठीक है ये बीबी जाए और जाके अपना बयानिया दे और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको देख लेंगे। अब रिजल्ट सामने आ चुका है। मरियम ने जो अपना बयानिया था, नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसको आगे लेके चली और उसके बाद जो पार्टी का जो रिजल्ट आया उसमें पार्टी में खासी मायूसी फैली हुई। इस पर नवाज शरीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर के जो सबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, मरियम भी थी और पार्टी के सीनियर लीडर्स थे। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने ये जो बार बार बात की जा रही थी धांधली हुई है, उन्होंने कहा जी धांधली के फिर सबूत सामने लेके आए, वाज़ेह सबूत रखें कि क्या धांधली हुई, अवाम को बताएं और मुझे कन्विंस करें। अच्छा,
अब मरियम जो है उनके अपने गिले हैं कि जी शहबाज, और फिर उन्होंने बयानिए की भी बात की। मरियम ये समझती थी कि जो चचा हैं ये घर बैठे रहे हैं, इनको आज़ाद कश्मीर जाना चाहिए था, इनको कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए था, ये कैंपेन में क्यों नहीं गए। साहब ये जो तफरीक है ना ये बड़ी क्लियर है फैमिली के अंदर। अब नून लीग की लीडरशिप ये समझती है, वो ये मेरी बेतहाशा लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अब मियाँ साहब को क्लैरिटी लानी पड़ेगी, अब उनको समझना पड़ेगा कि जनाब ये जो ख़ानदान के अंदर लड़ाई इसको ख़त्म करें। और अगर मियाँ नवाज शरीफ मरियम को पीछे नहीं करते और इसी बयानी के साथ चलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नून लीग के बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और अगले इलेक्शन का वो हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, मरियम ये एक कंसेंसस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीछे एक मीटिंग हुई शहबाज शरीफ ने चेयर की, उसमें ख्वाजा साद और कुछ सीनियर लीडर जो थे वो बड़े खामोशी से शहबाज शरीफ के घर में जाके वो बैठे हैं और मिले हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि एक दफ़ा खुल के सारे नवाज शरीफ से बात करें कि जनाब ये बयानिया जो है ये आपका नहीं चल सकता, और अगर वो वज़ीद हैं कि इसी बयानिए के साथ उन्होंने चलना है तो फिर हमें चाहिए कि हम फिर पीछे हट जाएँ, फिर आप भी पीछे हट जाएं, ये जिसको चाहते हैं सदर बना लें। जैसा मैंने कल कहा था, यहाँ तक भी ये बात हुई कि जनाब फिर शायद खान अब्बासी जो है उनको सदर बना लें। अच्छा, फिर हमें पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, तो जी ये मुझे बताएं कि अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा क्या इन हो जाएंगे, क्योंकि मरियम साहिबा का जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन अब मरियम औरंगजेब साहब ने बताया जी मरियम नवाज़ ने उनको करंतना कर लिया है। तो अब सियासत से तो फिलहाल वो एक तरह से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली, फिलहाल तो लगता है कि उस तरह एक्टिव नहीं होंगी। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, या वो कहेंगे नहीं मुझे फ्री हैंड मिलेगा तो फिर मैं सामने आऊँगा वरना नहीं? देखिए उसामा साहब, मरियम को शायद पहले भी उनकी, आपको पता है कि आज से कोई 3-4 महीने पहले भी ये इत्तलात आई थी कि जो उनकी तबीयत ख़राब है, उनको ज़ुकाम है, फ्लू है, खांसी है, बुखार है, और शायद ये भी था कि उनको कोरोना के अलामात हैं। उसके बाद वो खासा अर्सा खामोश रही, लेकिन फिर वो सामने आ गई, एक्टिव हो गई। और अब फिर ये इत्तलात आ रही हैं कि जी उनको, जिस तरह से खुद उनकी पार्टी ने कहा कि जी उनको कोरोना के अलामात हैं, तो अब पता नहीं ये कितने दिन पीछे रहती हैं, उसके बाद फिर ये सामने आ जाती हैं। इशू ये नहीं है, सही इशू ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये फैसला करना है। बात कोरोना की नहीं कि 15 दिन घर में बैठे हैं और खामोश रहें, या 20 दिन बैठे हैं, या महीना बैठे हैं और अगले महीने फिर एक्टिव होकर आ जाए। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये फैसला करे कि बयानिया कौन सा चलेगा, और अगर शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा तो फिर मरियम और नवाज शरीफ इन दोनों को पीछे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि एक तो ये सारा मामला जिस तरह से चल रहा है, दूसरी तरफ हम सियालकोट का ज़मीनी इलेक्शन भी देख रहे हैं। इसमें अब अगर, चूंकि ये सीट पहले नून लीग के पास ही थी, अगर अब नून लीग जीतती है तब भी उनके लिए ये मसला ये होगा, वो कहेंगे अच्छा यहाँ फेयर हो गया इलेक्शन, और हारे तो कहेंगे जी यहाँ भी धांधली हो गई। तो ये दोनों तरह से उनके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा अगर ज़मीनी इलेक्शन में जीते हैं तो वो कहते हैं कि जी फैसला सुना दिया कौम ने, 22 करोड़ लोगों ने फैसला सुना दिया है, चाहे वो किसी एक हल्के का है, हर दफ़ा यही होता है। अभी सियालकोट में जब MNA के सीट का हुआ तब भी ये देखा कि जी फैसला सुना दिया, अब इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। तो इस दफ़ा शायद वो ये ना कह सकें। क्या होगा ये सियालकोट के इलेक्शन के बाद, और ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को नज़र में रखते हुए? बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब, आपने जो बात की है इसमें बयानिए का सबसे ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा कि एक ऐसे मखमसे का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और दोनों लीडरशिप उनकी, मरीम नवाज़ भी और शहबाज शरीफ भी। मैं आपको यहाँ एक बड़ी मुस्तनद ख़बर जो है वो देता जाऊँ आपके शो में। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ था, टेली कॉन्फ्रेंस कह लें, कि उसमें मरीम नवाज़ भी थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, हमजा शहबाज थे, और शाहिद खान अब्बासी थे। इनके दरमियान बातचीत हुई कि क्या वजह है कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो हम हार गए हैं। मरीम नवाज साहबा ने उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि वहाँ पे धांधली हुई है, सीटों का मामला है। अगर वोट से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट्स हैं वो 32% हैं, हमारे 26% हैं, तो हमारा वोटों का ज़्यादा मसला नहीं है। जो महाजरीन की सीटें हैं उसमें मसला हुआ है। उन्होंने खैर काफ़ी तौजीहात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को पेश की, लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो थे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम उन्होंने आयद कर दिया कि ये घर बैठे रहे हैं, इन्होंने जो बैकडोर राब्ते होते हैं सीटों को क्लियर करवाने के लिए, मुख्तलिफ लोगों को राज़ी करने के लिए, वो नहीं किए। तो इस बुनियाद पे बातचीत आगे बढ़ी और तल्ख कलामी तक जा पहुंची, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ जो थे
उन्होंने आप कह लें कि वॉकआउट कर गए, उसमें उन्होंने ये अपना जो कनेक्शन था बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे आके बात ख़त्म हुई है और उसके बाद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है उनको फिर पुकारा उन्होंने कि भाई आप मुझे शवाहिद दें, और कश्मीर के लोगों को भी कहा, जो उनके वहाँ लीडरशिप है उनसे भी कहा कि आप हमें शवाहिद दे दें, और इस तरह से हम जो है वो जो आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे मुल्क में बैन अवी तौर पे, वो इस तरह नहीं हो सकता। तो अभी जो बयानिया है वो उसी की जंग अभी तक जारी है, और शहबाज शरीफ अभी इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी जो ये कुछ हुआ है आज कोरोना का, इससे पहले भी मरीम नवाज साहबा को कोरोना कुछ थोड़ा बहुत हो चुका है, अब फिर दोबारा कोरोना जो है उनका टेस्ट मुस्बत आया है। तो ये इस टेस्ट के मुस्बत से मनफी आने के बाद भी उनकी सरगर्मियाँ महदूद होंगी। अच्छा, और वो इस तरह से अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रखेंगी। पॉसिबिलिटी इसमें एक और ख़बर भी है, पॉसिबिलिटी भी है, ज़्यादा इम्कान है कि वो कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी करेंगी। अच्छा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और जो आपने स्पेशली बात की है सियालकोट के हवाले से, अभी तक जो ट्रेंड जा रहा है तकरीबन 40 से 42 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका जो रिज़ल्ट आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है, और 4100 की लीड इस वक्त है एहसन सलीम बरियार की। और यहाँ पे ये नहीं है कि चौधरी तारिक सुबहान जो हैं सुबहानी वो उनकी वजह से ये सीट हारेंगे या कुछ और वजूहात होंगी, यहाँ भी बयानिए का इशू है। अच्छा। आप ये देखें कि ये सियालकोट में एक तरफ तो ये सीट थी, साथ साथ सियालकोट में आप जानते हैं कि कश्मीर का इलेक्शन भी था। तो लोग जो नापसंद कर रहे हैं वो इनके बयानिए को नापसंद कर रहे हैं जो मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ ने अपना रखा है। लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते, न सुनना चाहते हैं। लोग अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते, न सुनना चाहते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया भी है इस जमात के लिए कि अपने घर में चीज़ें दुरुस्त करें, कौम को कन्फ्यूज़ ना करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा बाबर साहब, ये तो बड़ी खबरें दी हैं गुलाम रज़ा साहब ने जो मीटिंग हुई उसके बारे में, और उनका ये कहना है कि लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ फ़िलहाल डोमिनेट कर रहे हैं। तो लेकिन आपकी नज़र में अब 1.5 साल तकरीबन इलेक्शन में है, कितना वक्त रह गया नून लीग के पास कि वो अपना कोई बयानिया या ये पार्टी के हवाले से लोगों को पता तो हो कि किस समत में जाना है, कन्फ्यूजन खत्म हो, वरना तो 2023 में तो बुरा हाल हो जाएगा। तो वक्त कितना रह गया, कितने महीने इनके पास के डिसाइड कर लें कि शहबाज शरीफ या मरीम? क्योंकि मरीम तो ये बज़िद है कि जी नहीं, जो मैं कह रही हूँ उसी की वजह से हमने जो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं उसी की वजह से जीते हैं, इसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। मुफाहमत तभी होगी जब मज़ाहमत होगी, मज़ाहमत ही करनी है हमने। तो कितना वक्त रह गया है कि एक तरफ चला जाइए, दो कश्तियों के सवार होकर नून लीग बर्बाद हो रही है, तो किसी एक कश्ती में हमने सवार होना है, वक्त कितना है? उसामा साहब, इस वक्त नून लीग जो है ना, सारी पार्टी टोटल कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, 80% जो लोग हैं ना नून लीग में, जो मैं पार्लिमानी पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो MNA है, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे वो MPs हैं, 80% लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। मैं बड़ा आपको कह रहा हूँ कि 80% लोग इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ का जो इससे ज्यादा हैं, अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो फिर इससे ज्यादा लोग हैं, फायदा हो सकता है। अच्छा, गुलाम रज़ा साहब का ख्याल है इससे भी ज्यादा? आप मुर्दा साहब मैं बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन मैं बड़ा टाइट करके इसको कह रहा हूँ कि 80% से ज्यादा लोग है ना वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं कि जनाब ये जो बयानिया है ना शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज के तुम सामने आओ और मरियम को पीछे करो। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ को कन्विंस करना है, और मियाँ साहब जो हैं, अब आप वो देख लें, वो वहाँ पर हमदुल्ला से मिल रहे हैं, वो अपने बयानिए पे खड़े हुए हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मरियम को आज़ाद कश्मीर में एंटर करवा दिया कि मेरा बयानिया लेके आगे चलो। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ का सामने आने का मतलब ये है कि मेरे बयानिए को शिकस्त हो गई, मेरा बयानिया हार गया। इस चीज़ पे नवाज शरीफ किसी सूरत में हारने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और अगर नवाज शरीफ नहीं आता, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पीछे नहीं हटता, तो राना सना ने आज से 4 दिन पहले पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ पीछे नहीं हटते जी तो फिर अगले 2023 के इलेक्शन में लग रहा है कि पार्टी जो है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद हो जाएगी। ये पार्टी के अंदर कंसेंसस है कि
कि अगर मरियम के बयानी पे चले तो पार्टी का क्या हो जाएगा। लेकिन आपने कहा ना टाइम कितना रह जाएगा, टाइम कितना रह जाए, तो सर टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम यही है, इलेक्शन को तो अब साल सवा साल पड़ा हुआ है, मे बी 2022 के एंड में ही इलेक्शन हो जाए। टाइम इनके पास नहीं है, इनके पास अभी इन्होंने डिसाइड करना है, यही वक्त है कि इन्होंने डिसाइड करना है। और अगर अब डिसाइड ना कर सके तो फिर बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, और मुझे इस बयानिया के साथ नून लीग का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता, यानी पंजाब में वो दूसरी बड़ी जमात भी नहीं रहेगी, पहले तो पहली थी और तहरीक इंसाफ ने मुश्किल से हुकूमत बनाई। आपको लगता है कि ये फिर दूसरी जमात भी नहीं रहेगी, आज़ाद कश्मीर के कहीं रिप्ले तो नहीं हो जाएगा? उसामा साहब बिल्कुल, ये राना सना के अल्फाज, मैं नहीं बोल रहा। उसने कहा है कि जनाब 2023 में अगर इसी तरह चले तो फिर लग रहा है कि नून लीग का वही हाल होगा पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर में हो। और ये राना सना ने कहा है ये एक मीटिंग में। अच्छा, अगली खबर पर जाने से पहले गुलाम रज़ा साहब शॉर्ट कमेंट इसी खबर पर कि नवाज शरीफ साहब इसका मतलब सारी पार्टी को एम्बेरस कर रहे हैं। ये हमदुल्ला मुहिब से जो मुलाकात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और सब लोग कह रहे हैं कि उसके बाद जाके उसने जो हार्ड टॉक पर इंटरव्यू दिया और जिस तरह पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के खिलाफ, यानी हमारी कोशिशों, अभी देखें कि उनके फौजी वो आए रहम की अपील करके कि जी हम मरने लगे, हमें बचा लो, उनकी जानें बचाई, फिर वापस गए, और फिर वहां से जिस तरह के बयान आते हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं वो दोहरा भी नहीं हम ऑन एयर सकते कि किस तरह उसने पाकिस्तान को कितनी गलीज गालियां निकाली। उससे नवाज शरीफ मिल रहा है, तो यहां तो पार्टी किस तरह उसको डिफेंड कर सके, उनके पास तो कोई जवाब नहीं रह जाता। और वही बात आपकी कि ऐसी सोच को तो कोई भी पाकिस्तानी वोट कैसे देगा? उसामा साहब, कोई भी शख्स इनकी जमात में देखें, सिर्फ 5 लोग हैं, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, जो मरीम नवाज साहबा के साथ हैं, या उनके बयानी के साथ हैं, या वो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा। बाकी इनकी अगर ये देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रोल्स करके या हम सोशल मीडिया के ऊपर बड़े रीट्वीट्स करके, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये फैक्टर अब वो वाला नहीं रहा जो सोशल मीडिया का फैक्टर बैरून मुल्क या दीगर पॉलिटिक्स में होता है। पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और जो हकीकी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं कर पा रही। और अगर जिस तरह बाबर डोगर साहब ने भी कहा कि इनके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम है, इलेक्शन का वक्त तो शुरू हो चुका है, और अभी आपको पता है कि अलाइनमेंट्स होने जा रही हैं, पंजाब में लोग मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अगर इन्होंने बयानिया यही रखा, और जिसका चांस नहीं है कि ये रखेंगे, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की तरह यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। यहाँ पे भी वो तीसरे नंबर पे आएगी। लेकिन अगर ये बयानियाँ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वाला अपना लिया, फिर आप ये देखिएगा कि ये जमात जो है वो मेन स्ट्रीम में जिस तरह से बाकी जमातें परफॉर्म कर रही हैं, ये भी बाकी जमातों की तरह पॉलिटिक्स में परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा है, यहाँ नून लीग के मसाइल हैं, तो तहरीक इंसाफ को भी बहुत से मसाइल का सामना है। अभी आज़ाद कश्मीर उनको बड़ी ज़बरदस्त जीत मिली, इमरान खान कह रहे हैं कि जी वो सिंध में अब जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, ये चीज़ें अलग चल रही हैं। मगर एक तरफ बाबर डोगर साहब आप ये देखें कि जो तरीन ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है फिर, और उनके शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं। साथ वो कह रहे हैं कि अब हम इमरान खान साहब से एक दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे, पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, और तहरीरी तौर पर जो हमारे खिलाफ साजिशें हो चुकी हैं उस मुलाकात के बाद भी वो भी उनके सामने रखेंगे, और सारे सबूत उनके सामने रखेंगे क्या क्या कार्रवाई हुई। और ये भी अभी मैंने देखा कि खबर चली हमारे बोल न्यूज़ पर ही कि जी ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जो लोग करवा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं तरीन ग्रुप के खिलाफ, उसमें कुछ चंद लोग तो नहीं अब रहे, दर्जनों की तादाद हो गई है, तो ये नुकसान हुकूमत का होगा। तो ये तो बड़ा सीरियस एक थ्रेट आ गया। साहब, इमरान खान के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन जो है ना, अब इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, इनको अब पार्टी से अलहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ मज़ीद लोगों पे पर्चे होने वाले हैं। अच्छा, कुछ मज़ीद लोग जो हैं उन पे पर्चे होंगे, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये आप देखिएगा अनकरीब ही। चौहान कल अरेस्ट हुआ, उसकी बेल हुई, आज उसको बेल पे चल के जमा हुए, वो बाहर आए तो उसको FIA ने पकड़ लिया। तो इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जिन पे पर्चे दर्ज होंगे और वो अंदर जाएंगे।
एक चीज़ तो क्लियर है कि अब वो बजट वाला इशू था, उनको उस वक्त डर था कि कहीं ये बजट पे कोई ऐसी चीज़ ना हो, बजट गुजर गया। अब कोई ऐसा इशू है नहीं है। और एक चीज़ और ये है कि ये भी पीटीआई की गवर्नमेंट को पता है, इमरान खान को पता है कि पंजाब में ये तब्दीली नहीं ला सकते, नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है और ये जो मर्जी कर लें। और इन जहांगीर तीन ग्रुप को भी पता है, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनको भी पता है कि अब पीटीआई ने हमें टिकट नहीं देना। अच्छा, ये कंफर्म हो गया? ये बिल्कुल कंफर्म। जितने लोग ये हम ख्याल ग्रुप में हैं, किसी को नहीं टिकट मिला, राजा रियाज को भी नहीं। दे आर श्योर, राजा रियाज में सबको। आज वो उन्होंने मीटिंग की है, दो के आज सारे इधर उधर थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके उन्होंने मीटिंग की। जहांगीर तीन शायद कराची में है और कल वो फॉर्मली शाम को मुलाकात भी कर रहे हैं। कल पंजाब असम्बली के इजलास में काफ़ी ये सीन क्रिएट करेंगे, शोरोगुआ करेंगे। और हो सकता है कि कल जो मेरी इतलात हैं कि ये ऑफिशियली कह दे कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम इधर नहीं बैठेंगे। पंजाब असम्बली में तो एहतजाज करने का है, लेकिन फिलहाल खामोश है एहतजाज। कल इजलास है तो ये कल ये भी कह दें कि जी हमें अपोजिशन के साथ बैठाया जाए, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट को गिराने की पोजीशन में नहीं है, ये गिरा नहीं सकेंगे। अच्छा। और इमरान खान को भी पता है, हुकूमत को भी पता है और इनको भी पता है। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये फ़िलहाल ये इसको देख रहे हैं कि क्या इन्होंने कल इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने पीपल पार्टी के साथ जाना है या इन्होंने PMLN के साथ जाना है। पीटीआई में मेरे नज़दीक मेजॉरिटी या तो ये इनमें से कुछ लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनमें जो मेजॉरिटी खासतौर पे जो वोकल थे इनको अब पीटीआई स्पेयर नहीं करें। अच्छा, आपने हमारी प्रोग्राम में किसी ने बताया कि ये तरीन साहब 100 लोगों को बनाकर एक जमात चाहते थे, एक दौर में, काफ़ी अरसा पहले की बात है। 50 लोग तो उन्होंने तकरीबन इकट्ठे कर ही लिए हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि अब ये तरीन ग्रुप जिसको कहा जा रहा है, बाबर डोगर साहब की खबर ये है कि इनको तो टिकट नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ का। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से जीत कर आए, फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या ये कोई अलग जमात, अलग ग्रुप की शक्ल में होंगे या दोबारा आज़ाद हैसियत में जाकर आगे इलेक्शन लड़ेंगे अगर इनको तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं मिलता? और क्या वज़ीर-ए-आज़म से एक और मुलाकात इनकी हो सकती है? जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि जी अब मुलाकात करके हम बताएंगे। पहले भी बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई थी, कहा जाता है जी गवर्नर पंजाब का उसमें बड़ा रोल था कि जी मिल तो लें। इमरान खान शायद मिलना भी नहीं चाहते थे। तो आपको क्या नजर आ रहा है इस ग्रुप का मुस्तकबिल? गाजी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, नज़ीर चौहान का आपने मामला देख लिया है और ये पैरासाइट हैं तमाम जो उस जमात में इकट्ठे हुए हैं तरीन ग्रुप की छतरी के नीचे। ये कोई भी ऐसा आपको लीडर नज़र नहीं आता इनमें जो अपने वोटों से जीता हो। खान साहब का पहले दिन से ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर ये सामने आए हैं, वहाँ से ये मेंबर बने हैं, तो इनको सबसे पहले पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यही इनका मौक़िफ़ था और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन जो हैं उनका यही मौक़िफ़ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने कहा कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद जो भी इन्होंने काम किए हैं उन कामों का इनको बाकायदा हिसाब देना पड़ेगा। और तरीन ग्रुप जो है वो जब आप ब्लैकमेल करते हैं अपनी ही पार्टी को, तो खान साहब को आप जानते हैं कि वो बाकी तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करते। वो इस हवाले से बड़े सख्त हैं और जब वो इस हवाले से फैसला करेंगे, आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनको टिकट नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कता कलामी की न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हो गया है, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे जुड़वा शहरों में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं, ना सिर्फ इन शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सैलाबी सूरत हाल और लोग घरों में महसूर हो गए, गाड़ियाँ बह गईं, अचानक ये सब कुछ हुआ। और भी कहा गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जी क्लाउड बर्स्ट था, लेकिन दूसरी तरफ फिर एक और मामला खड़ा हो गया जो कि महकमा मौसमियात ने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था, ये मामूल से ज़्यादा बारिश थी। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अभी क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में? अभी जो सूरत हाल है, देखें, जो 125 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसमें सबसे अहम बात इसमें ये जितने भी जो हमारा सिस्टम है वो हम ये कहेंगे कि इस सारी सूरत हाल में हमारा सिस्टम बुनियादी तौर पे बैठ गया है। इन तमाम बारिशों की पेशेनगोई मौजूद थी, बताया गया था अदारों की जानिब से कि ये बारिशें होंगी, लेकिन
इनका कोई सदेबाब जो है वो उस तरह से नहीं किया गया। अभी बारिश तो है और आज रात भी बारिश होगी, महकमा मौसमियत बता रहा है, लेकिन जो सूरत हाल बारिश की गुज़िश्ता रात हुई है, इसमें E11 सेक्टर है, वो बुनियादी तौर पे सेक्टर तो ऐसा है कि जिस तरह से बिल्कुल वो 2-3 सेक्टर्स की जो है वो गोद में हो, बिल्कुल वो उसका नशेबी इलाका है। लेकिन उस नशेबी इलाका होने के बावजूद वहाँ 4 सोसाइटीज़ हैं। वहाँ डॉक्टर्स सोसाइटीज़ में ये वाक़या हुआ है, जो तमाम फुटेज आज पूरी दुनिया देख रही है और तमाशा बना हुआ है। और वहाँ पे जो डॉक्टर्स सोसाइटी में एक वालदा और एक उसका बच्चा, वो भी वहाँ जाँ बहक हुए हैं, और एक बच्चा जो है वो अभी तक बेहोश है, जो वहाँ से निकाला गया था। तो ये इस सोसाइटी का जो आज हमने वहाँ पे गए और वहाँ जाके देखा सूरत हाल, वहाँ पे जो नाले थे उन नालों को कवर कर दिया था इस सोसाइटी वालों ने, और उनकी जो रोड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तंग कर दी थी। इसके साथ साथ वहाँ जो पार्क से जो वहाँ पे कुछ और चीज़ें इस तरह की थी जिनको आप कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कहते हैं, वो तमाम चीज़ें इन्होंने प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दी। तो ये वो सोसाइटी है जहाँ पे आज ये, और एक और बात उसामा साहब, 5 रोज़ पहले भी यही वाक़या हुआ था। 23 जुलाई को बारिश हुई और 23 जुलाई को आपने ये देखा कि 1-2 गाड़ियाँ जो थी वो नाले में चली गई और आपको बहती हुई नज़र आईं, और आज आपको बेशुमार गाड़ियाँ जो हैं वो बहती हुई नज़र आई हैं। इसके साथ MPCHS है 1 और MPCHS 2 जो कि I11 3 और I11 1 में हैं। तो ये सोसाइटीज़ भी इसके साथ हैं। फिर फेडरल जो एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो इन तमाम सोसाइटीज़ का इंतज़ाम, इंसराम इनके अपने जो लोग हैं, कमेटीज़ हैं इनकी, उनके पास होता है। प्राइवेट निजी सोसाइटीज़ हैं, अब कोई इनका नाम भी नहीं ले रहा कि निजी सोसाइटीज़ हैं, ये सोसाइटीज़ हैं बुनियादी तौर पे। इन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इनका चौक हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पूरा आप ये देखें कि नाला लई की तबाहकारियाँ जो हैं वो रावलपिंडी में आपको नज़र आती हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में ये सेक्टर कम अज़ कम जो था वो इस वजह से चौक हुआ। और वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ सारी जारी रखेंगी। दिन में काफ़ी हद तक वहाँ क्लियर हो गया है, लेकिन अभी सफाई का काम अभी जारी है। आज रात फिर बारिश होगी। वो नदी नाले जो वहाँ पे मारगला हिल्स से जो उतर रहे हैं, जो पानी इर्द गिर्द के सेक्टर से आ रहा है, तो ये निशेबी इलाका है, इसमें पानी वो जमा हो जाता है। आज अभी तक जो वहाँ के बेसमेंट्स हैं वहाँ इन्होंने लगाए हुए हैं पंप्स, और वहाँ आज खैर बहुत अच्छा बग़ैर कॉल किए पाक फ़ौज के जवान वहाँ पे आए, और उसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें आई। अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बड़ा वहाँ पे काम किया। और 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब जो हैं वो CDA और दीगर जो अमदादी इदारे थे वो वहाँ पे पहुँचे। लेकिन उससे पहले सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो अमदादी कार्रवाई थी, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की। जितनी कैश एंड कैरीज हैं इस एरिया में वो सारी मौजूद हैं बेसमेंट्स में, और जितने स्टोर्स हैं अद्वियात के वो वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बाकी बहुत सारा जो वहाँ पे बिज़नेस है वो बेसमेंट से में होता है। वो अरबों रुपया लोगों का ज़ाया हो गया है, और वहाँ लोग रो रहे हैं कि हम किस से ये मांगें, किस से इंसाफ तलब करें। तो ये इस वक्त है इस्लामाबाद की सूरत हाल। अगर आप बात करते हैं कि नाला लई के हवाले से कि उसमें जो फ्लड की सूरत हाल थी, वहाँ पे भी आपने देखा कि आज की बात नहीं है ये, 1944 से लेके आज तक तकरीबन 20 सैलाब बड़े आ चुके हैं, और जिसमें कम से कम हज़ार जानें उस वक्त के हिसाब से हर साल उस साल जाती रही हैं। 1944 से आज तक ये 20वां 21वां सैलाब है। आज तो वैसी इतनी वस्त सूरत हाल नहीं थी, लेकिन 2008, 2004, 2001 में ऐसी सूरत हाल थी कि मवेशी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मवेशी मर गए। जो नशेबी इलाकों के रहने वाले लोग थे वो डूब गए। और उसके साथ साथ आपने ये देखा कि गोदाम जो कि हमारी गंज मंडी है, वहाँ पे तमाम जिनसों के गोदाम मौजूद हैं, उन गोडाउन्स में पानी चला गया था, और फिर इस हद तक लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, और ताफुन अलहदा फैला। फिर बीमारियाँ ऐसी, इसके बाद देखें पोस्ट फ्लड सूरत हाल होती है, प्री फ्लड सूरत हाल, तो ये बहुत नुकसानदेह सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। अच्छा, जो अगर हम बात करें नाला लई की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी इसका एक्शन लिया। गुज़िश्ता जो इसी 2 हफ्ते पहले एक इजलास हुआ था, 75 बिलियन रुपीज़ का एक पैकेज उन्होंने नाला लई के हवाले से अनाउंस किया हुआ है। ये हम तो सुनते आ रहे हैं गुज़िश्ता 40 साल से कि नाला लई पे जायका का प्रोजेक्ट आ रहा है,
नाला लई पे कोई और प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट का है वो आ रहा है, यहाँ रैपिड बस सर्विस चलेगी, यहाँ इसको बेहतरीन कर दिया जाएगा, साइड से पक्का कर दिया जाएगा। बहुत प्रोजेक्ट हुए, काफ़ी रकम भी लगी इसके ऊपर, लेकिन आज तक ये रावलपिंडी वालों की ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं ला सका। हर साल एक नुकसान और लोगों के घरों में पानी और उसके साथ साथ मुसीबतें यहाँ पे और रोज़मर्रा का, यानी कि ये जुलाई पूरा और अगस्त इसमें बारिशें मानसून की होती हैं और जुलाई अगस्त में एक दो दफ़ा लई फुल अपने स्विंग के साथ भरती है और फिर इस तरह के नुकसान होते हैं। गुलाम रज़ा साहब, ये जो आपने बातें बताई ये तो लग रहा है कि प्लानिंग नहीं, और वो जो कराची पर बड़ी तनकीद की जाती है जी उसका कुछ नहीं किया गया, तो वो तो हालात यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये सोसाइटीज़ ने जब बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की, जिस तरह से ड्रेनेज बनाना चाहिए था या जो पार्क्स होने चाहिए, इसीलिए सोच कर बनाया जाता है एक सोसाइटी का पूरा प्लान, तभी अप्रूव होता है कि इस तरह की सूरत हाल के पेश नज़र भी वहाँ पर कोई गुंजाइश हो कि इस तरह का मामला अगर हो, इतनी तेज़ बारिशें हों तो वो वहाँ सिस्टम मौजूद हो। तो फिर ये कौन कसूरवार है? नाला लई के हवाले से इसने आपने बात की, शेख रशीद साहब वहाँ पर गए, उनका हल्का है, वो तो ये तक कह चुके हैं कि जी मेरी ज़िंदगी का मिशन है इसको ठीक करना, उसके बाद तो मैं सियासत से ही शायद अलग हो जाऊँ, क्योंकि इतना अरसा मैंने अब सियासत कर ली, इतनी वज़ीर भी बन गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन जिसको बनाया हुआ है वो नहीं हो रहा। सोसाइटीज़ फिर किसके कहने पर? CDA का कसूरवार नहीं है ये सब कुछ जो हुआ, जो दो कीमती जानें चली गई। तो आइंदा के लिए फिर क्या किया जा सकता है जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, जावजात हैं, गैर कानूनी तामीरात की गई? CDA बराह रास्त ज़िम्मेदार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बाई लॉज जो हैं वो तमाम सोसाइटी रजिस्ट्रार के अंडर आते हैं और सोसाइटी रजिस्ट्रार जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर है और डिप्टी कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर के अंडर है, तो ICT की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है क्योंकि इन्होंने उस बाई लॉज की जो खिलाफ वर्जियाँ उन कमेटी वो जो सोसाइटीज़ हैं वो कर रही होती हैं, उनको उन्होंने पूछना होता है कि आप यहाँ प्लाजा क्यों बना रहे हैं, यहाँ ड्रेनेज ख़त्म क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे नाला था इसको क्यों ढांक दिया है, इसको आपने क्यों बंद कर दिया है। तो ये सवालात होते हैं और इनके इंस्पेक्टर्स वहाँ जाते हैं। लाजमी बात है कि कोई ना कोई ऐसी मिली भगत होती है जिसके बाद ये चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। अगर आप डॉक्टर सोसाइटीज़ में जो मेडिकल सोसाइटी जिसको कहा जाता है, डॉक्टर सोसाइटीज़ कहा जाता है, उसमें अगर आप एंटर हों तो आप देखेंगे 2 गाड़ियाँ खट्टी बहुत मुश्किल से आसपास होती हैं, ये उसका मेन रास्ता है। तो कैसे वहाँ पानी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से होंगी, तो ये सहूलियात देना ज़ाहिर है कि वो उन सोसाइटीज़ का काम है और वो ये फ़ीस लेते हैं। आपको पता है कि जितनी ये सोसाइटीज़ हैं, 4 ये इस्लामाबाद के अब कह लें कि ये मरकज़ में आ गई हैं, तो इन तमाम सोसाइटीज़ के घरों को जो लोग रहते हैं, रहायश पजीर हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे सीवरेज के पैसे लेते हैं, उनसे दीगर जो सहूलियात हैं, सोसाइटी की सफाई सुथराई है, बाकी चीज़ें उस सब के पैसे लिए जाते हैं। तो आज सुबह CDA के जो अमला है वो भी पहुंचा और वहाँ पे DC डिप्टी कमिश्नर जो हैं हमजा शफकात वो भी गए। तो वो लोग उनको ये कह रहे थे, बार बार एक बात कर रहे थे उनसे कि यार हमें ये बताएं कि हम आपके पास अपनी मुश्किलात लेके आते हैं तो आप कहते हैं कि आप CDA के अंडर नहीं हैं। तो आज आप इस वक्त जो आए हैं, अगर आप टाइम से आ जाते तो ये लोग जो ज़ख्मी हुए हैं, जो मर गए हैं, इनको बचाया जा सकता था। बिल्कुल सही सवाल लोगों के वैलिड थे। उनके साथ वज़ीर कानून जो हैं वो बाबर अवान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये कहा कि हम इन जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारा ये अभी उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करूँगा और इन तमाम सोसाइटीज़ वालों से नुकसान पूरा करवाएंगे जितने लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो आने वाले दिन जो हैं वो इस हवाले से देखें, जो भी नागहानी आफत है उसमें प्रोडिक्शन तो नहीं की जा सकती कि आइंदा नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह के असूल अपना लिए जाएँ और सोसाइटीज़ को जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटीज़ के जो मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर नज़र रखी जाए और लोगों को वहाँ रिलीफ फराहम किया जाए तो बेहतर है कि ये इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। बाबर डोगर साहब, ये मैं ब्रेक होने वाली है उससे पहले वज़ीर आज़म ने इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है, ये बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब माहौलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास हैं, प्लांटेशन की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है सैलाब से और ग्लोबल वार्मिंग और माहौल जिस तरह तबाह हो रहा है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी जगह, ये जहाँ जहाँ कोताही है ये भी तो देखना होगा। उसामा साहब, कराची की बात हम बार बार करते हैं। अब मसला ये कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में है, शेख रशीद साहब उनका अपना ताल्लुक रावलपिंडी से है, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो है वो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो खुद हैं।
अब जिस तरह से गुलाम मुस्तफा साहब बता रहे थे, गुलाम मुस्तफा साहब कि जनाब वहाँ पर बाय लॉज जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, वहाँ पर जनाब नाले जो है उनका रास्ता छोटा रखा गया है, सोसाइटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस नंबर 2 कैपिटल है, सारी दुनिया का फोकस है, वहाँ पर महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ थी कि शदीद बारिशें होनी हैं, तो उसके पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सेकेंडली जो बायलॉज फॉलो नहीं किए गए, जो अफसरान उसमें जो कंसर्न है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको जनाब लहदा किया जाना चाहिए। जिस तरह रिंग रोड का इश्यू आया है उसके बाद अब जो लोग ये नुकसान होता है जब सर अरबों का नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन जाने जाती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक दफा फिर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने फिर अमेरिका पर तनकीद की है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को तबाह करके रख दिया और बहुत वक्त ज़ाया किया। और जब इनके पास 1.5 लाख यहाँ पर फौजी मौजूद थे, उस वक्त इनको कोई पॉलिटिकल हल निकालना चाहिए था। जब 10,000 रह गए और उसके बाद अचानक से ऐलान कर दिया और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने समझा हम जीत गए हैं, अब वो किस तरह से मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के पास पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, मजीद हम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है और किसी भी तरह से अब जंग का तो पाकिस्तान हिस्सा बन ही नहीं सकता। और पाकिस्तान को 2 तरह के खदशात हैं, एक तो ये कि वहाँ पर जब खाना जंगी की सूरत हाल हो उसके साथ पाकिस्तान पे आ सकते हैं, और दूसरा महाजरीन का मसला। ये बात वो तब कर रहे हैं जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब अमेरिका में हैं। वहाँ भी वो यही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का हल किस तरह से निकाला जाए। बाबर डोगर साहब, अब ये एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। एक तो ये अड्डों वगैरह वाली बात जिस तरह से होती है वो पुरानी हो गई। साथ में कहा किसी जंग का हिस्सा होना ही नहीं पाकिस्तान ने, इस तरह से होगा। हम पहले $150 अरब का नुकसान और 70,000 जाने गई। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका जिस तरह से हमें कह रहा है जी साथ दो, तो दहशतगर्दी का निशाना हम बनेंगे, वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। तो ये तो अब वाज़ेह हो गया। लेकिन क्या अब अमेरिका पाकिस्तान की सुनेगा या उसी तरह इल्ज़ामात लगते जाएंगे जिस तरह फिर सवाल हो गई तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। इसके बावजूद कि अभी वो देखिए जिस तरह जान बचाई अफगान फौजियों की और जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, तो इमरान खान साहब का स्टांस तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन क्या अमेरिका इसको समझेगा? देखिए उसामा साहब, बिल्कुल इमरान खान को तो बड़ी क्लैरिटी है। 20 साल से वो अफगान जो ये सारी जंग है इस सारे को मॉनिटर कर रहे हैं और 20 साल से वो यही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का फ़ौजी हल नहीं है, इसका जो हल है वो सियासी हल है, पॉलिटिकल हल है। एक टाइम पे 1.5 लाख नेटो फोर्सेस वहाँ पर थी, अब 10,000 रह गई हैं। तालिबान को यकीन आ गया कि अब तो हम जीत गए हैं, तो अब आप उन पर किस तरह से कोई पॉलिटिकल हल मुसल्लत कर सकते हैं? अब तो वही हल होगा जो तालिबान चाहेंगे। अब इशू ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि हम अफगान गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें बड़ा क्लियरली क्या है, PBS न्यूज़ आवर्स जो है ये जो प्रोग्राम है इसमें जूडी रोस्टर जो एंकर है उसको उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब बात ये कि उधर भी पश्तून है, तालिबान भी पश्तून है, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पश्तून रह रहे हैं। अगर हम अफगान गवर्नमेंट की मदद करते हैं तो वो पश्तून जो है यहाँ के जो पश्तून है ये ऑफ कोर्स अगर तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जो अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ में तालिबान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट का हिस्सा बने। अगर हम हिस्सा बनते हैं तो हमारा जो अमन है, जो यहाँ पे पश्तून जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ये बर्दाश्त करेंगे उनके वहाँ पर रिलेटिव्स को मारा जा रहा है और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। उसामा साहब, हम इस लड़ाई में अगर आते हैं तो यकीन जानिए ये पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ज़्यादा तबाही है। ये यकीन रखें। प्राइम मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अब गए हैं मोईद यूसुफ और DGISI जो है जनरल फैज़ हमीद, ये दोनों गए हैं अमेरिका के दौरे पे और वहाँ पर जैक सुलिवान से उनकी मुलाकात भी होनी है जो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो इंतहाई निचली सतह पर पहुँच गए हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हार्ड स्टैंड है, बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान जो है इसकी हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनके जानो माल की जो हिफाजत है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसी को सामने रखे गवर्नमेंट ने ये हार्ड स्टांस लिया होगा। सही। तो अब देखें कि गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट को किस तरह से कन्विंस किया जाता है। अगर नहीं भी होते तो मतलब ये कि पाकिस्तान को इस मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, रिएक्शन तो आ रहा है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका को
नो मोर की या एब्सोल्युटली नॉट की आदत तो नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से। ये तो हमारी तारीख रही है, कहा जाता है जी यहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती, और अमेरिका की तरफ से होता था डू मोर। अब ये यहाँ का सरबराह, पाकिस्तान का सरबराह अमेरिका को लेक्चर देने लग गया है, वो उनको बता रहा है कि तुमने तबाही की, बर्बादी की, इस तरह नहीं निकलेगा, यूं होगा। तो अमेरिका तो फिर आपको लिस्टों में डाल रहा है, कभी कह रहे हैं जी आपका अदालती निज़ाम तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है कि जिससे ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हो गए। एक तरफ सीपैक है, हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ है, वो कहीं यहाँ तो अदालती निज़ाम भी बेकार है, यहाँ तो तस्वीर नहीं होते, मामलात नहीं होते, यहाँ तो आर्बिट्रेशन का मसला है, यहाँ बड़े बड़े साल लग जाते हैं, यहाँ अगर कोई आ गई कंपनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये खौफ। दूसरा और लिस्टों में डाल देते हैं, यहाँ तो जी बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है फौजी कामों के लिए। तो ये अमेरिका का रिएक्शन भी फिर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है कि पाकिस्तान और अमेरिका किसी एक दरमियानी सतह पर आ सके, या नहीं बिल्कुल एक एब्सोल्यूट पोजीशन है कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को किसी तरह की मदद फराहम नहीं कर सकता? देखिए, इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में हम अगर पाकिस्तान का अपना जो रोल है, हमारी रियासत पाकिस्तान जो फैसला करेगी, वो हमें यकीन है इस बात के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो जंग है पूरी दुनिया में वो चाइना और अमेरिका की है जी। पाकिस्तान इस खिते में मौजूद है और बड़ी रेलेवेंट पाकिस्तान की पोजीशन है, और स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे एक हर तरह का, आप ये देखें कि रशिया यहाँ आया और कितना टाइम यहाँ उसने गुजारा, और उसके बाद फिर वो टूट गया। उसके बाद अमेरिका आया और आपने ये देखा कि रातों रात उनको बेस छोड़ के जाना पड़ा। यही एक बहुत बड़ी गलती थी गुज़िश्ता जो पुल आउट था उसमें भी, और इस पुल आउट में भी। गुज़िश्ता जो पुल आउट था वो भी इस तरह से गए, रिकॉर्ड किया और उसके बाद इस तरह छोड़ गए तमाम लोगों को, और फिर पाकिस्तान ने उसको बहुत ज़्यादा भुगता। उसके बाद आप अभी जो सूरत हाल है, इसकी सूरत हाल देखें, उस वक्त तक वो बारगेनिंग पोजीशन में थे अमेरिकन, जब अभी उनके ट्रुप्स इधर थे। जब अब 95% से ज़्यादा ट्रुप्स यहाँ से विड्रॉ कर लें, और उसके बाद आप समझें कि आप किसी ग्रुप के साथ या तालिबान के साथ या किसी भी पार्टी के साथ अफ़गानिस्तान में आप बातचीत कर लेंगे, तो वो बातचीत मुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रीजनल उनका वेट था वो उन्होंने लूज़ कर लिया, वो यहाँ से चले गए। तो अब वहाँ पे और इतनी जल्दी इतना आपने देखा कि इससे पहले भी तालिबान आए थे, लेकिन इतनी जल्दी तो उन्होंने कोई 80% इलाके पे कब्ज़ा हासिल नहीं कर लिया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें जहन में रखना है कि चाइना जो कि एब्सोल्यूट इस खित्ते की पावर है, और उसने भी अब सोच लिया है कि वो इसको कन्फ्रंट करेंगे, अमेरिकन को कन्फ्रंट करेंगे। ये चाइनीज़ की आप गुज़िश्ता एक हफ़्ते की आप मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग्स जो हैं दफ्तर ख़ारजा की, तालिबान का वफ़द भी चीन में है जी, और वहाँ पे वफ़द भी उनका गया हुआ है, बातचीत भी हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात ख़राब होंगे, देखें थोड़ा बहुत फॉल आउट आएगा, क्योंकि यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे अफ़गानी। और अभी हमने ये भी सुना है कि कुछ ऐसी जो हमने डिफरेंट लाइन पे बाड़ लगाई थी, उस बाड़ को भी किसी जगह से काटा गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें कुछ अक्का-दुक्का वाक़यात होंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दुनिया का भी ये आएगा कि जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं इनको आप यहाँ पे रखें। पाकिस्तान इससे पहले बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी कर चुका है अफ़गानिस्तान के लोगों की, और बड़ी खिदमत के बावजूद अब भी जो सूरत हाल है वो आपने बयानात सुने होंगे पाकिस्तान के मतलब हर्जा सराई जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी। तो ये सारी सूरत हाल में अब आ जाता है चाइना और रशिया। तो मैं यहाँ ये नेक्सस जो है वो हमारी कुव्वत इंशाल्लाह पाकिस्तान के इसी खित्ते में है, और आने वाले दिन जो हैं वो ये बात बताएंगे कि चाइना का रोल अफ़गानिस्तान में ज़्यादा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि सी पैक के ज़रिए से हमने सेंट्रल एशिया तक चाइना को एक जो सी पैक का मुआहदा है वो किया है, और अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आने वाले दिनों में उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, भारत का रोल जो है वो पहले भी मनफी रहा, अब भी मनफी है, और आने वाले दिनों में भी वो मनफी रोल अदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो अलाइनमेंट है उसकी अमेरिका के साथ, चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो अभी आने वाले दिन जो हैं इन
जी 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 गुलाम रज़ा साहब। अच्छा जी, आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे जो चीन है, ठीक है, उसकी बड़ी यहाँ पे पेनिट्रेशन होगी। सही है। और चलें, अल्लाह करे कि इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हालात पाकिस्तान के हक़ में और बेहतर हों। और अभी जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि किस तरह से अमन हो सके। अब अमेरिका ने भी तालिबान से रब्ता किया, अब चीन वक्त किया हुआ है तालिबान का, तो चीन भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इलाके में अमन हो, क्योंकि उसका भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसी तरह से भरपूर तरीके से फल फूल सकेगा जब इस पूरे इलाके में अमन होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।